हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाल विकास के ऊपर है, सीडीपी में बाल विकास के ऊपर। तो आज मैंने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके हित की दो बात कहना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि मनुष्य अपने लक्ष्य अपने दिमाग और अपनी सोच के अनुरूप ही चुनता है। अब निर्भर करता है इस बात पर कि आपकी सोच कैसी है या आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। सफलता का जो प्रतिशत होता है वो भी आपको उसी के अनुरूप ही प्राप्त होगा। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दिल दिमाग को एक जगह पर फोकस कीजिए। यदि आपके दिल दिमाग में किसी और विषय की सामग्री चल रही है तो आप दिखावा कर रहे हैं। आपकी कोशिश हर बार यही रहनी चाहिए कि आप अपने ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें, तभी आप एक अच्छी जॉब के हकदार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से? बताइए, विकास शुरू होता है, कहां से शुरू होता है विकास? तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी बच्चा जब गर्भ में होता है उसका विकास तभी से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे का जो गर्भकाल होता है वह अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन तक रहता है? यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आप लगाएंगे 280 दिन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विकास शुरू होता कब होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? बताइए कब बन जाते हैं? तो देखिए, जहां भी ये वर्ड यूज होता है सक्रिय शब्द, जहां भी ये वर्ड यूज हो तो आप किशोरावस्था ही लगाएं। ये एक बच्चे की नाजुक अवस्था भी है, जटिल अवस्था है, इस तरह के वर्ड आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो आप किशोरावस्था ही लगाएं। अब यदि पूछा जाए किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक चलती है, तो बताइए ये होती है 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा मनोविज्ञान है? अब देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का? बताइए कैसा विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान? तो देखिए, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मनुष्य कहाँ रहता है? समाज में रहता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? बताइए। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या फिर बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो देखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो बाल मनोविज्ञान है ये बालक के जन्म से, यानी पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में स्थान है किसका? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या फिर प्रशासक का? बताइए किसका स्थान है? तो देखिए, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में बालक का स्थान है। क्या है? बालक का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि शिक्षा का आधार ही बालक है और बालक को सेंटर में रखकर ही हमें शिक्षा देनी है। बाल मनोविज्ञान में यही सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, आईक्यू से भी एक दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें भी ध्यान देना है। मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे आप? तो ये हो जाएगा प्रतिभाशाली, यानी 140 से ऊपर वाले जितने ही बच्चे होते हैं वो सभी प्रतिभाशाली कहलाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सामान्य बुद्धि, देखिए यहाँ पर ये सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं इनका आईक्यू कितना होता है? तो ये होता है 90 से 109। 90 से कितना? 109।
ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस पे आप स्टार मार्क कर लें। इसके बाद यदि पूछा जाता है कि मंद बुद्धि वाले बालक कौन से होते हैं, तो देखिए इनका आईक्यू होता है 80 से 89 तक। कितना होता है? 80 से 89 तक। किसका? मंद बुद्धि बालकों का 80 से 89, ये होता है मंद बुद्धि बालकों का। आप देखते हैं सामान्य बुद्धि का हो गया, यहाँ पर मंद बुद्धि का हो गया। यदि मूर्ख पूछा जाता है कि मूर्ख इसका आईक्यू कितना होता है, तो इसका होता है 51 से 69। 51 से यानी 51 से लेके 69 तक। कितना होता है? 51 से 69 तक, ये होता है मूर्ख बालक का आईक्यू। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति। बताइए क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें, ये भी कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी हो सकती है? किस अवस्था में बच्चे घनिष्ठ मित्र बनाते हैं या उसकी प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है? देखिए जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह जो मित्र बनाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। तो जिसमें घनिष्ठता पाई जाती है वो कौन सी उम्र होती है, कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है किशोरावस्था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यदि पूछा जाए किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो ये होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती हैं उनका विकास डैश में होता है। बताइए इसके ऑप्शन देखते हैं, वातावरण, वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय, वंशानुक्रम या वातावरण, समाज या परिवार। बताइए इसमें क्या आएगा? दो जगह आपको फिल करने हैं, इनमें से वर्ड बताइए क्या आ सकता है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वंशानुक्रम। क्या आएगा यहाँ पर? वंशानुक्रम। और दूसरी जगह आ जाएगा आपका वातावरण। क्या आ जाएगा? वातावरण। तो देखिए बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है और उनका विकास जो होता है वो किससे होता है? वो वातावरण में होता है। ये दोनों ही मूल प्रवृत्तियों पर दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों ही जो प्रवृत्तियां होती हैं इस पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं, तो ये है 14। कितनी है? 14। और मूल प्रवृत्तियां किसने दी हैं? तो देखिए इसके जनक है सिगमंड फ्राइड। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय डैश को जाता है? किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। बताइए किसको जाता है? तो ये जाता है जीन पियाजे को। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? फ्राइड, कोहलबर्ग, जीन पियाजे या फिर स्किनर। किसने किया है नैतिक विकास का? तो देखिए नैतिक विकास किसका है? कोहलबर्ग का है। किसका है? कोहलबर्ग। तो आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो निम्न में से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या फिर धर्म का? किसका होता है सबसे ज्यादा? तो देखिए वो होता है समाज का। किसका होता है? समाज का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए। थॉर्नडाइक, कोहलर, मैकडूगल या फिर पावलोव। कौन है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत? ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, प्रयास एवं सिद्धांत। तो देखिए ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास में किस अवस्था की सूचक है। ये इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, इमोशन होते हैं, वो किस अवस्था में बालक के अंदर आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। कब आते हैं इस तरह के विचार, तो वो आते हैं किशोरावस्था में, यानी कि 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूल चिंतन या फिर स्मृति आधारित चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स है, ये किससे संबंधित है, तो देखिए ये है आपका अपसारी चिंतन से संबंधित। इसको वैज्ञानिक विधि भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें समस्या एक होती है लेकिन इसके समाधान अनेक होते हैं। यदि प्रश्न एक होता है इसमें, तो इसके आंसर जो होते हैं वो कई होते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा रखा गया है यह विचार, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की या फिर पावलोव। बताइए किसने दिए ये विचार, किसके हैं ये। तो देखिए ये विचार है वाइगोस्की के। किसके हैं, वाइगोस्की। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में दर्शाता है। स्तर फर्स्ट, स्तर फोर्थ, स्तर थर्ड या फिर स्तर सेकंड। कौन सा स्तर है जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में दर्शाता है जब बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। कौन सा होता है, तो वो देखिए वो लेवल होता है फर्स्ट, यानी स्तर फर्स्ट होता है। आपने कई बार देखा होगा, छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता के भी गाल पर थप्पड़ मार देता है, माता की गाल पर भी मार देता है, या फिर अपने दादा की गाल पर थप्पड़ मार देता है। तो वो क्यों मारता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यहां देखिए कमी होगा, किसका एक लक्षण है, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया। बताइए किसका है। इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग। यहां पर हो जाएगा कमी, किसका एक लक्षण है। बताइए विकृत लिखावट, यानी क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लेखन से संबंधित है, लिखावट से संबंधित है। तो देखिए डिस्ग्राफिया, ग्राफिया में क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं, तो ये डिस्ग्राफिया ही इसका राइट आंसर होगा। डिस्कैलकुलिया क्या होता है, ये गणना से संबंधित होता है, जिसका यूज हम मैथ में ज्यादातर करते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये पठन से संबंधित होता है, जब हम पढ़ने में जो विकृति देखने को मिलती है उससे संबंधित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था, मानव विकार, पठन विकार या गणितीय विकार या फिर व्यवहार संबंधित विकार। किससे संबंधित है ये, डिसलेक्सिया पठन विकार यानी पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर या फिर स्किनर। कौन है इसके प्रतिपादक, तो देखिए इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। गेस्टाल्ट सिद्धांत, पावलोव, जीन पियाजे या फिर वाइगोस्की। किसने दिया है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा, तो ये दिया है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी कोफा कोहलर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है। केवल अनुवांशिकता का है, आनुवंशिकता वातावरण की अंतक्रिया का है, पालन पोषण और शिक्षा का है या फिर केवल वातावरण का। किसका है ये, तो देखिए जो मानव व्यक्तित्व है वो परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी बच्चा छोटा है, बचपन की बात हो रही है। अब देखते हैं, शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता या फिर संवेगात्मक कौशल या अमूर्त तत्व। किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए, तो देखिए इसमें शारीरिक कौशल पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक कौशल सही है, संज्ञानात्मक कौशल ये भी ठीक है, और संवेगात्मक कौशल, इन चारों का ही प्रारंभिक के सालों में विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इसमें जो अमूर्त तर्क है ये बच्चे में नहीं पाया जाता है, तो ये आपका गलत होगा, ये आपका क्रॉस। तो इसमें से देखिए 4 ऑप्शन आपके सही हैं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से ऑप्शन में है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका ऑप्शन सी में मिलेगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन करता है? आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित, बताइए कौन करता है? परिपक्वता, पाड़, अनुकूलन या फिर समाजीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे में मैच्योरेशन जो होती है वो किससे आती है? परिपक्वता से। तो ये जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ देखिए नहीं पूछा जा रहा, नहीं पर आपको फोकस करना है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या फिर उत्तीर्ण करना, बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए वैधता ठीक है, वस्तुनिष्ठता भी ठीक है, विश्वसनीयता भी ठीक है। एक अच्छे परीक्षण, यदि आपसे कहा जाए कि आपको बच्चों का रिजल्ट बनाना है, उसकी कॉपियां चेक करनी है, तो आप देखिए उनमें क्या ढूंढेंगे? वैधता ढूंढेंगे, वस्तुनिष्ठता भी ढूंढेंगे, विश्वसनीयता भी ढूंढेंगे, लेकिन आप उनको फेल नहीं करेंगे। उत्तीर्ण करना ये जरूरी नहीं है। तो देखिए आपका जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा उत्तीर्ण करना, ये इसकी विशेषता नहीं है। हम बच्चे को पास करने के लिए उसका आंकलन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न करने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या फिर निबंधात्मक, बताइए कैसे प्रश्न करने चाहिए? तो देखिए बच्चों में जो रटने की प्रवृत्ति होती है उसको रोकने हेतु हमें क्या करना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने चाहिए। यदि आप उन्हें दीर्घ उत्तरीय देंगे, निबंधात्मक देंगे, तो इसमें क्या होगा? बच्चा कब रटेगा? बच्चा तभी रटता है जब उसको बड़े बड़े पैराग्राफ पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे हम लोगों को हाई स्कूल इंटर में दिए जाते थे, हम लोग क्या करते थे, एग्जाम से पहले रटना स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन सब से रोकने के लिए या बच्चों में रटने की जो प्रवृत्ति है इससे रोकने के लिए हमें कैसे प्रश्न पूछने चाहिए बच्चों से? तो देखिए वस्तुनिष्ठ, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको बताना है। बिने, कैटल, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कैटल के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर टोलमैन, किसने दिया? ये अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए ये दिया गया है स्किनर। यदि आपसे पूछा जाए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने किया था चूहे पर प्रयोग। किस पर किया था? चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। अनुबंध जो शब्द है, अनुबंधन वाला शब्द, ये किसने दिया यदि आपसे पूछा जाए, तो वो दिया है किसने? स्किनर ने दिया है। अनुबंधन के यदि आपसे जनक पूछा जाता है तो जनक का नाम है मिस्टर पावलोव, जो कि अनुबंधन के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप में आनुवंशिकता संबंध कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिभूत या फिर चिंतन पैटर्न, बताइए क्या हो सकता है जो हमारी आनुवंशिकता से संबंध दिखाता है? बताइए क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है आंखों का रंग, वो आनुवंशिकता के ऊपर जाता है। यानी जो मनुष्य में जीन होते हैं वो उनके पूर्वजों के ऊपर भी जाते हैं, तो आंखों का रंग जो होता है वो आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर, कौन है जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? देखिए वैसे तो ये सभी ही सीखने के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो देखिए क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है बहुत ही फेमस है, ये किसने दिया है? ये स्किनर ने दिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वो दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया? इनका भी बहुत फेमस है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। लेकिन गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? ये दिया है कोहलर ने। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई बहन पहली बार जुड़े हैं तो वो चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, अपना स्कोर बताते हैं, तो उन लोगों की भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और आपका एग्ज़ाम ही
जल्द होगा और बहुत अच्छे से क्रैक होगा। थैंक यू।